अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं उनका अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित इस प्रश्न पत्र में संपूर्ण पाठ्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए आपके सम्मुख अलग अलग प्रश्नोत्तर प्रस्तुत होंगे, जिनमें आप अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को एक नया रूप देने के साथ साथ स्वयं की तैयारी की परख भी कर सकते हैं। जो अभ्यर्थी चैनल से नए जुड़े हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा दें ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं उनकी सूचना आपको प्राप्त हो सके। तो शुरू करते हैं इस प्रश्न पत्र को, और जिसमें एक एक करके आपके सम्मुख प्रश्न आएंगे। पहला प्रश्न है, कला संसार को बदलने के लिए का नारा भारतीय प्रगतिशील साहित्य ने दिया था। कला संसार को बदलने के लिए का नारा ये भारतीय प्रगतिशील साहित्य ने दिया था। फिर दूसरे सवाल में है, केशवदास के ग्रंथ रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा था। केशवदास का ग्रंथ है रामचंद्रिका नाम का। कई सवाल बनेंगे साथियों, देखना इसमें। और उसको छंदों का अजायब घर भी कहते हैं रामचंद्रिका ग्रंथ को। तो ये किसने कहा था, ये पूछा है इस प्रश्न में। तो उत्तर हो जाएगा डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं। उन्होंने केशवदास के ग्रंथ रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर के नाम से संबोधित किया था। तीसरे सवाल में, मुनि जिनविजय पृथ्वीराज रासो को किस प्रकार का ग्रंथ मानते हैं। पृथ्वीराज रासो जो चंद्रवरदाई द्वारा रचित एक ग्रंथ है, इसको जो मुनि जिनविजय हैं वो किस प्रकार का ग्रंथ मानते हैं, तो वो इसको अर्ध प्रमाणिक ग्रंथ मानते हैं। इसके अलावा हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी हैं, वो भी जो पृथ्वीराज रासो है उसको अर्ध प्रमाणिक ग्रंथ है वो मानते हैं। आगे के सवाल में इसमें है, सूरदास जब अपने वर्ण्य विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानव अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है और रूपकों की वर्षा होने लगती है। एक बार फिर से इस जो ये कथन है इसको देखेंगे। सूरदास जब अपने वर्ण्य विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है और रूपकों की वर्षा होने लगती है। ये कथन किसने कहा था, किससे संबंधित है, तो ये कथन है वो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था सूरदास के विषय में। तो इसका जो डॉक्टर नगेंद्र है वो उत्तर होगा। आगे के सवाल में, निम्न युग्मों में से कौन सा सही नहीं है। चार नीचे युग्म दिए हुए हैं, उनके के सामने ये संस्मरण है हिंदी के चारों में। इनमें से कौन सा संस्मरण है वो किस संस्मरणकार का नहीं है, ये आपको बताना है इसमें। तो ज्यादा अपनी कम पराई, ये उपेंद्र नाथ अस्क सामने दिखा रखा है। समय के पांव दिनकर, लाल तारा राम वृक्ष बेनीपुरी, बोलती प्रतिमा श्री राम शर्मा। तो इसमें कौन सा संस्मरण है, किस संस्मरणकार का नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर विकल्प। समय के पांव हैं वो दिनकर का नहीं है, माखनलाल चतुर्वेदी हैं, उनका ये संस्मरण है। तो इसमें 2 नंबर उत्तर हो जाएगा। बाकी ज्यादा अपनी कम पराई है वो उपेंद्र नाथ अस्क का है ही, और लाल तारा है वो रामवृक्ष बेनीपुरी का है, और बोलती प्रतिमा है वो श्री राम शर्मा का ग्रंथ है। आगे के प्रश्न में है कि उपन्यास नामक मासिक पत्रिका के संपादक कौन थे। उपन्यास नामक एक मासिक पत्रिका थी, इस पत्रिका की आवृत्ति है वो मासिक थी, ये भी प्रश्न बनता है इसमें। तो इसके संपादक कौन थे, तो ये पंडित किशोरीलाल वाजपेयी हैं, वो इस पत्रिका के संपादक थे। साथियों, इस जो ये प्रश्न पत्र चल रहा है, ऐसे ही कई प्रश्न पत्र हैं वो अपने इस चैनल पर अपलोड होंगे, और वो अलग अलग प्रकार के जो प्रश्न हैं जो अलग अलग आपके बिंदुओं से लिए जाएंगे, तो वो आपको बहुत जल्द उपलब्ध होने वाले हैं। तो इसीलिए अगर कोई अभ्यर्थी नया जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले जितने भी जो वीडियो हैं उनकी सूचना आपको तुरंत प्राप्त हो सके। फिर आगे के प्रश्न में देखना, किसने अपनी रचनाओं में स्वयं को विस्पाई एवं अनिकेतन कहकर संबोधित किया है। किसने अपनी रचनाओं में स्वयं को विस्पाई एवं अनिकेतन कहकर संबोधित किया है। स्वयं को कहा है अपनी रचनाओं में, ये कहा है बालकृष्ण शर्मा नवीन ने। इसने अपनी रचना में स्वयं को विस्पाई और अनिकेतन कहा है। फिर छायावाद के 4 प्रमुख कवियों के दार्शनिक मत। छायावाद के जो 4
प्रमुख स्तंभ हैं उनके दार्शनिक मत भी सामने दिए हुए हैं कि किसने कौन सा मत दार्शनिक मत है वो दिया था इनके बारे में। जैसे जयशंकर प्रसाद हैं, उन्होंने आनंदवाद और समरसत्तावाद है वो दार्शनिक मत दिया था। इसके अलावा अरविंद दर्शन है वो सुमित्रानंदन पंत के द्वारा दिया गया था। वेदांत दर्शन है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा, और बौद्ध दर्शन है ये महादेवी वर्मा के द्वारा दिया गया था। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनमें से कई बार है इनके दार्शनिक मत से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा जो दार्शनिक मत है वो किस व्यक्ति ने दिया था छायावाद के संबंध में, तो ये आपको याद रखना है। फिर आगे के सवाल में महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली के अंतर्गत इनका संपूर्ण साहित्य कितने भागों में समाहित है? महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली नाम से एक बड़ा ग्रंथ है, इसमें इनका जो पूरा संपूर्ण साहित्य है वो कितने भागों में समाहित है यह आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है 15 भागों में ये विभाजित है। फिर आगे के सवाल में कृष्ण भक्ति शाखा की दार्शनिक पीठिका तैयार करने वाले कवि माने जाते हैं। कृष्ण भक्ति की दार्शनिक पीठिका को तैयार किसने किया था उस कवि का नाम बताना है। तो कवि का नाम है कुम्भन दास। कुम्भन दास ने कृष्ण भक्ति शाखा की दार्शनिक पीठिका को तैयार करने वाले व्यक्ति थे। आगे के सवाल में केशवदास ने अच्छा भी लिखा है और घटिया भी लिखा है, पर जो कुछ भी लिखा है चमत्कार से भरा हुआ है, ये कथन किसने कहा है? केशवदास के बारे में ये बात किसने कही थी कि इसने अच्छा भी लिखा है, घटिया भी लिखा है, पर जो कुछ भी लिखा है वो चमत्कार से भरा हुआ है, ये कथन किसने कहा था? तो ये कथन कहा था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने, ये केशवदास के संबंध में कहा है। फिर निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ये कुछ व्यक्तियों के नाम दे रखे हैं। दूसरी तरफ अज्ञेय के द्वारा जो संपादित तार सप्तक हैं वो दिए गए हैं कि कौन सा कवि कौन से सप्तक में नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसमें गजानंद माधव मुक्तिबोध को तार सप्तक में दिखाया है, शमशेर बहादुर सिंह को दूसरे सप्तक में, कीर्ति चौधरी हैं उनको तीसरे सप्तक में, और नरेश कुमार मेहता है उनको तार सप्तक में दिखाया है। तो इसमें आप अंदाज लगाएं और बताएं, देखें आपका उत्तर कि इसमें क्या सही हो सकता है। तो इस प्रश्न में जो सही उत्तर होगा वो इनमें जो सुमेलित नहीं है वो है नरेश कुमार मेहता हैं, वो तार सप्तक में नहीं थे, ये दूसरे सप्तक में थे, दूसरे सप्तक में ये शामिल थे, इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर है वो नरेश कुमार मेहता होगा। बाकी गजानंद माधव मुक्तिबोध हैं वो तार सप्तक में थे, शमशेर बहादुर सिंह है वो दूसरे सप्तक में माने जाते हैं, और कीर्ति चौधरी हैं वो तीसरे सप्तक में माने जाते हैं। फिर बेचन शर्मा उग्र किस कहानी संग्रह को अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था? बेचन शर्मा उग्र हैं, उनकी किस कहानी संग्रह को अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था? ये प्रश्न है कि अंग्रेजों ने उसके इस ग्रंथ को जब्त किया था, तो वो ग्रंथ था चिनगारियां। फिर साथियों ये जितने भी जो प्रश्न आ रहे हैं ये आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। ये मैंने बहुत प्रयास करके अलग अलग जो किताबें हैं उनसे प्रश्न हैं वो लिए हैं, जहाँ जहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं आपके वो इस वीडियो में मैंने शामिल किए हैं। बाकी आपको स्वयं को जब अंतिम प्रश्न पर पहुंचोगे तो आपको लेवल का पता है वो स्वयं को चल जाएगा। जैसे इस प्रश्न में दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा हिंदी साहित्य का काल विभाजन है, वो इन्होंने किस प्रकार से किया है? हिंदी साहित्य का काल विभाजन के अंतर्गत इन्होंने आदिकाल की जो समय सीमा मानी है वो 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक मानी है, और भक्ति काल की समय सीमा है वो 1400 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक, और रीतिकाल की समय सीमा है वो 1650 से 1850 ईस्वी तक मानी है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसमें किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं उनके द्वारा भक्ति काल का काल विभाजन क्या है, तो वो 1400 से ईस्वी से 1650 ईस्वी तक माना जाएगा। तो इस तरह से आपको ये सभी हैं वो याद रखने हैं। आगे आदिकाल को अत्यधिक विरोधों और व्ययाघातों का युग किसने कहा है? आदिकाल को अत्यधिक विरोधों और व्ययाघातों का युग किसने कहा है?
तो उत्तर होगा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे के सवाल में महादेवी वर्मा की रचना सांदे गीत में उनके दार्शनिक विचार अधिक प्रौढ़ रूप में उभर कर आए हैं। महादेवी वर्मा की रचना है सांदे गीत और इस रचना में उनके दार्शनिक विचार हैं वो प्रकट हुए हैं। तो ये भी प्रश्न बनता है इसमें कि पूछा जा सकता है कि महादेवी वर्मा की ऐसी कौन सी रचना है जिसमें उनके दार्शनिक विचार हैं वो शामिल हैं, तो उत्तर सांदे गीत होगा। 17 नंबर के सवाल में नई कविता में चर्चित लघुमानव का अर्थ है। नई कविता में चर्चित लघुमानव का अर्थ क्या है? वह सामान्य जन जो अभी तक उपेक्षित था, समाज के का ऐसा वर्ग जो एक तरह से पिछड़ा हुआ था या अधूरा था, वो लघुमानव में माना गया है। तो यहाँ पर वह सामान्य जन जो अब तक उपेक्षित था, ये नई कविता में जो लघुमानव शब्द चलता है उसका अर्थ है। फिर क्षयवाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं वरन थोथी नैतिकता रूढ़िवादी और सामंती साम्राज्यवादी बंदरों के प्रति विद्रोह रहा है, ये कथन है। क्षयवाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं व थोथी नैतिकता और रूढ़िवादी सामंती साम्राज्यवादी बंदरों के प्रति विद्रोह रहा है, ये कथन डॉक्टर रामविलास शर्मा का है। तो रामविलास शर्मा है, उन्होंने इस क्षयवाद के बारे में ऐसी बातें हैं वो कही थी। फिर आगे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में शुक्ल जी को किस विद्वान ने अपूर्व सहयोग दिया था? हिंदी साहित्य का इतिहास जो रामचंद्र शुक्ल ने 1929 ईस्वी में लिखा था, उसमें एक व्यक्ति ऐसे भी थे जिन्होंने इनका बहुत सहयोग किया था, तो वो व्यक्ति थे केदारनाथ पाठक। फिर मोहन राकेश की कहानी में मलबे का मालिक में भारत विभाजन की मन स्थिति को समेटा है। मोहन राकेश की कहानी है कौन सी? मलबे का मालिक। और इस रचना में भारत विभाजन की जो मन स्थिति है उसको दिखाया गया है। कई प्रश्न यहाँ पर बन रहे हैं, वो आपको देखने हैं। इसके अलावा बेचन शर्मा उग्र द्वारा लिखित चंद हसीनों के खतूत, बेचन शर्मा उग्र हैं, उनके द्वारा चंद हसीनों के खतूत एक ग्रंथ लिखा गया था और ये पत्रात्मक प्रविधि में लिखा गया है। हिंदी का पहला उपन्यास है। पहली बार इसमें कई प्रश्न बनेंगे, देखना कि चंद हसीनों के खतूत हैं, इस रचना के लेखक वो हैं बेचन शर्मा उग्र हैं। ये एक उपन्यास भी है, ये हिंदी का पहला उपन्यास भी है और ये पत्रात्मक प्रविधि में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास भी है, ये आपको देखना है। फिर है नागरी नीरद समाचार पत्र। एक नागरी नीरद नामक समाचार पत्र था, वो सन 1893 ईस्वी में निकला था। इस पत्र की जो आवृत्ति है वो साप्ताहिक थी और ये मिर्जापुर से निकला था और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के सानिध्य में ये निकलता था। तो कई सवाल हैं यहाँ पर भी कि नागरी नीरद समाचार पत्र है वो 1893 ईस्वी में साप्ताहिक उसकी आवृत्ति थी, मिर्जापुर से निकला था और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के सानिध्य में ये प्रकाशित होता था। फिर 23 में है कि मुहावरे का पाठ्य पुस्तक किस उपन्यास को कहा जाता है? मुहावरे का पाठ्य पुस्तक किस उपन्यास को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है ठेठ हिंदी का ठाठ। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है ठेठ हिंदी का ठाठ, उसको मुहावरे का पाठ्य पुस्तक भी कहा जाता है इस उपन्यास को। फिर प्रयोगवाद को ठाले बैठे लोगों का धंधा कहकर पुकारा है, किसने? तो ये नंद दुलारी वाजपेयी ने पुकारा है। प्रयोगवाद को उन्होंने कहा कि बैठे ठाले लोगों का ये धंधा है, तो ये कहकर उन्होंने पुकारा था इसको। आगे के सवाल में किसने खड़ी बोली काव्य को नीरस और कर्णकटु कहा है? खड़ी बोली के बारे में ये किसने कहा था कि ये बहुत ही नीरस और कर्णकटु है? तो ये कहा था पदम सिंह शर्मा ने। रचनाओं का सही कालक्रम कि कौन सी रचना सबसे पहले प्रकाशित हुई थी, उसके बाद में कौन सी, ऐसे क्रम में दिया है। तो चांदाइन मुल्ला दाऊद की रचना है, उसके बाद में हंसावली असाइद की रचना है, लक्ष्मण सेन पद्मावती कथा है और उसके बाद में है सत्यवती कथा जो ईश्वरदास के द्वारा रचित है। तो इन रचनाओं का जो प्रकाशन है वो अलग अलग समय पे हुआ था, तो इसीलिए सबसे पहले चांदाइन, उसके बाद में हंसावली, फिर लखन सेन पद्मावती कथा और सत्यवती कथा, इस तरह से ये रचनाएं हैं, ये प्रकाशन में
आई थी। एक कथन है कि श्रृंगारिकता के प्रति रीतिकालीन कवियों का दृष्टिकोण भोगपरक था। श्रृंगारिकता के प्रति रीतिकाल के जितने भी जो कवि थे उनका जो दृष्टिकोण था वो भोगपरक था। ये कथन किसका है? तो ये भगीरथ मिश्र का कथन है। श्रृंगारिकता के प्रति रीतिकालीन कवियों का जो दृष्टिकोण है वो भोगपरक था। ये कथन भगीरथ मिश्र का है। 28 में है रचना और रचनाकार। आपको बताना है कि कौन सी रचना किस रचनाकार की है। हालांकि उनके नाम लिखे हुए हैं, आपको बहुत गौर से देखना है। इत्तेलम रचना है वो अज्ञेय की है। खुशबू के शिलालेख हैं वो भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। 7 गीत वर्ष ये धर्मवीर भारती की रचना है। और जहाज का पंछी पक्षी ये इलाचंद्र जोशी की रचना है। एक बार फिर देखें, इत्तेलम अज्ञेय की रचना है, खुशबू के शिलालेख भवानी प्रसाद मिश्र की, 7 गीत वर्ष धर्मवीर भारती की, और जहाज का पक्षी है वो इलाचंद्र जोशी की रचना है। आगे के सवाल में फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता 1800 ईस्वी से लेकर 1854 ईस्वी तक चलता रहा। ये फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता जिसकी 1800 ईस्वी में स्थापना हुई थी, वहां से लेकर ये 1854 ईस्वी तक चलता रहा था। लगातार 54 वर्ष तक ये अपना कार्य है वो करता रहा था। फिर किसकी कविताओं को स्वाधीन भारत का इस्पाती ढांचा कहा जाता है? किसकी कविताओं को स्वाधीन भारत का इस्पाती ढांचा है वो कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गजानन माधव मुक्तिबोध की रचनाओं को स्वाधीन भारत का इस्पाती ढांचा है वो कहकर इनकी कविताओं को पुकारा गया है। आगे है बाहों की भिड़ंत लेख किसके द्वारा रचित है? बाहों की भिड़ंत नाम का एक लेख है वो किसके द्वारा रचित किया गया था? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा उस लेख को लिखा गया था। फिर 32 नंबर सवाल में आदिकाल को आधारकाल नाम से किसने संबोधित किया है? आदिकाल को आधारकाल नाम से संबोधित किया है मोहन अवस्थी ने। मोहन अवस्थी नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने आधारकाल नाम से उसको संबोधित किया था। किसको? आदिकाल को। 33 में महादेवी वर्मा की रचना नीरजा लेखन हेतु लेखिका को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यहाँ पर भी कई प्रश्न बनेंगे। महादेवी वर्मा की रचना है नीरजा और उसको पुरस्कार मिला था इस रचना को लेखन के उपलक्ष्य में। शेक्सपियर पुरस्कार है वो इसको इस रचना के लिए दिया गया था। 34 में कबीर की समस्त रचनाओं का संग्रह बीजक नाम से उसके शिष्य धर्मदास ने कब किया था? कबीर की जितनी भी जो रचनाएं हैं उनका एक जगह पर संग्रह कर दिया था बीजक नाम से, और कबीर का शिष्य था धर्मदास और उसने ये कार्य किया था 1464 ईस्वी में। 35 में हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों का सही काल कर रचना काल इस प्रकार है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास हैं, उनके द्वारा ये 4 उपन्यास लिखे गए थे और इन उपन्यासों का जो क्रम इस प्रकार से है। सबसे पहले चारुचंद्र लेख लिखा गया, उसके बाद में बाण भट्ट की आत्मकथा, उसके बाद में पुनर्नवा और अंतिम में अनामदास का पोथा। तो प्रतियोगी परीक्षाओं में इनका कई बार क्रम पूछा जाता है कि कौन सा उपन्यास किस कब लिखा गया। तो ये इस प्रकार से हैं। चारुचंद्र लेख सबसे पहले, बाण भट्ट की आत्मकथा बाद में, फिर पुनर्नवा और अंतिम में अनामदास का पोथा। 36 में भीष्म सानी की किस रचना में विभाजन की मानसिकता एवं उससे लाभ उठाने वाले लोगों को बेनकाब किया गया है? भीष्म सानी की एक रचना है, उसमें भारत पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था तो उसकी मानसिकता को भी दिखलाया गया है, और उसके अलावा वहाँ पर उस विभाजन के समय कुछ स्वार्थ को साधने वाले लोगों को भी बेनकाब किया गया है, वहाँ पर उनको उजागर किया गया है। ऐसी कौन सी रचना है? तो वो रचना है तमस। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति की किस रचना को भ्रंग भ्रंगी संवाद कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति की एक रचना है उसको भ्रंग भ्रंगी संवाद के नाम से कहकर पुकारा है, तो वो रचना है कीर्तिलता। इस रचना को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भ्रंग भ्रंगी संवाद कहा है। 38 में हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथाओं का सही कालक्रम। हरिवंश राय बच्चन हैं, उनकी आत्मकथाओं का सही कालक्रम क्या है? तो इनकी आत्मकथाएं, ये 4 ही आत्मकथाएं इन्होंने लिखी थी। क्या भूलूं क्या याद करूं सबसे पहले, उसके बाद में नीड़ का निर्माण फिर से, बसेरे से दूर,
और 10 द्वार से सोपान तक, ये इनका क्रम है। एक बार फिर देखें, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर से, और बसेरे से दूर, और 10 द्वार से सोपान तक। आगे के सवाल में रासो शब्द की व्युत्पत्ति रस से स्वीकार की है। रासो शब्द की उत्पत्ति है वो रस से किसने स्वीकार की है? जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, उन्होंने रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से स्वीकार की है। उसी तरह से एक व्यक्ति हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी, उन्होंने रासो शब्द की उत्पत्ति है वो रस से स्वीकार की है। हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, उन्होंने रासक से स्वीकार की थी। फिर 40 में है लेखक और जन्म वर्ष। हिंदी के कुछ लेखक हैं, उनका जन्म वर्ष कौन से वर्ष में था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, उनका जन्म वर्ष 1864 ईस्वी, मैथिली शरण गुप्त 1886 ईस्वी में, हरिओद 1865 ईस्वी में, और राम नरेश त्रिपाठी हैं, उनका जन्म 1881 में हुआ है। प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार इन व्यक्तियों के नाम दे दिए जाते हैं और इनको क्रम से सजाना होता है इनके जन्म काल के आधार पर। तो ये इनका जन्म काल है, उसके आधार पर आप इनको मैच कर सकते हैं। फिर 41 में है भारतेंदु हरिश्चंद्र का 1875 में रचित वह नाटक। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, उनका 1875 ईस्वी में एक नाटक है जिसमें तीर्थ स्थानों पर होने वाले कुकृत्यों का चित्रण किया गया है। तीर्थ स्थान है, उन पर किस प्रकार के कुकृत्य होते हैं उनका चित्रण, उनकी एक रचना है प्रेम जोगिनी। ये एक नाटक है उनका, ये प्रश्न भी बनता है। प्रेम जोगिनी नाटक है, इसमें तीर्थ स्थानों पर होने वाले कुकृत्यों का चित्रण किया गया है। ये रचना 1875 में लिखी गई थी। 42 में मिस्र बंधुओं को परिश्रम संकलनकर्ता किसने कहा है? मिस्र बंधुओं को परिश्रम संकलनकर्ता किसने कहा है? तो वो कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। बिहारी सतसई को रसिकों के हृदय का घर और शक्कर की रोटी कहा है। दो ऐसे व्यक्ति हैं, उन्होंने बिहारी सतसई जो बिहारी के द्वारा रचित एक ग्रंथ है 713, उसमें दो ये हैं। उस ग्रंथ को एक जो विद्वान है उन्होंने रसिकों के हृदय का घर कहा है, जबकि एक विद्वान ऐसे हैं जिन्होंने इनकी इस रचना को शक्कर की रोटी कहा है। तो जो रसिकों के हृदय का घर है वो बताया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, और शक्कर की रोटी बिहारी सतसई को बताया है पदम सिंह शर्मा ने। तो दो सवाल यहाँ पर बनते हैं। 44 में साकेत रचना में कुल 12 सरग हैं। साकेत रचना में कुल 12 सरग हैं। इसमें 8वां सरग है उसमें जिसमें चित्रकूट में हुई सभा में केकई के अनुताप को दिखाया गया है। केकई है, उनके अनुताप को इसमें 8वें सरग में दिखाया गया है। और जो 9वां सरग है उसमें उर्मिला की विरह की वेदना को मार्मिक अभिव्यक्ति उसमें हुई है। 9वें सरग में उर्मिला की विरह वेदना को इसमें दिखाया है। आगे के सवाल में रचना और रचनाकार दिए हुए हैं सामने। एक तरफ रचनाएं हैं और दूसरी तरफ उनके रचनाकार हैं। निराला की साहित्य साधना की रचना की थी रामविलास शर्मा ने, और छायावाद रचना है वो डॉक्टर नामवर सिंह ने, और छायावाद का पतन है वो डॉक्टर देवराज ने लिखी थी, और सुमित्रा नंदन पंत रचना है वो डॉक्टर नगेंद्र ने लिखी थी। तो एक बार फिर देखें, निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा द्वारा, छायावाद नामवर सिंह ने, और छायावाद का पतन डॉक्टर देवराज ने, और सुमित्रा नंदन पंत रचना है वो डॉक्टर नगेंद्र ने लिखी थी। 46 में भूषण की भाषा में ऊज की मात्रा तो पूरी है पर वह अधिकतर अव्यवस्थित है। कि भूषण की भाषा है, रीतिकालीन कवि थे, कि उनकी भाषा में ऊज की मात्रा तो पूरी है पर वह अधिकतर अव्यवस्थित है। ये किसने कहा था? तो ये कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी साहित्य में अंतश्चेतनावादी युग माना जाता है। हिंदी साहित्य के अंतर्गत अंतश्चेतनावादी युग है, उसका समय कब से कब तक रहा है? तो इसका समय रहा है 1946 से 1948 ईस्वी तक। ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि 1946 से 1948 ईस्वी तक का काल हिंदी साहित्य में अंतश्चेतनावादी युग के नाम से जाना जाता है। 48 है सब रंग ललित निबंध संग्रह अज्ञेय का किस नाम से प्रकाशित हुआ था? सब रंग ललित निबंध संग्रह है वो अज्ञेय का है, और ये किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो ये कुट्टी चातन नाम से प्रकाशित हुआ था।
49 नंबर के सवाल में सारा आकाश उखड़े हुए लोग, सह और मात, ये 3 उपन्यास हैं। सारा आकाश, उखड़े हुए लोग और सह और मात, ये डॉक्टर राजेंद्र यादव के द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। सारा आकाश, उखड़े हुए लोग और सह और मात। अंतिम 50 नंबर के सवाल में युयुत्सावादी कविता के प्रवर्तक हैं। युयुत्सावादी कविता के प्रवर्तक किसको माना जाता है? तो वो हैं सलभ श्री राम सिंह को। युयुत्सावादी कविता के प्रवर्तक सलभ श्री राम सिंह को। तो आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको इस पेपर का जो लेवल है वो कैसा लगा। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आने वाले जो जितने भी जो वीडियो होंगे उनमें भी हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित अलग अलग टॉपिकों से आपकी बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले हैं उनसे संबंधित कलेक्शन आपके सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही एक नई वीडियो को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।